हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों ने गति के नियम पढ़े। गति का पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, गति का दूसरा नियम बल का नियम और गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम। इसी में चूँकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं और ये जो गति के नियमों में हमने बल से संबंधित, संवेग से संबंधित, आवेग से संबंधित क्वेश्चंस देखे हैं, इन्हीं संबंधित हैं, इसलिए इसमें कुछ दो एक और छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी। एक तो संगामी बल। संगामी बल कंकरेंट फोर्स। संगामी बल कहते हैं अगर किसी भी बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हो, यदि जो बल काम कर रहे हैं वो एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हो तो सारे बल कंकरेंट फोर्स या संगामी बल कहते हैं। एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले बल संगामी बल कहलाते हैं। एक बिंदु पर कार्यरत बल संगामी बल कहलाते हैं। कोई एक बिंदु है जिसके ऊपर बल काम कर रहे हैं तो ये बल संगामी बल हैं। बिंदु ओ पर काम कर रहे हैं ये तीन बल F1, F2, F3 और इसलिए ये बल संगामी बल हैं। क्योंकि इनका कार्य बिंदु एक ही है, इसीलिए इनको हम संगामी बल कहते हैं। अब संगामी बल, यदि ये संगामी बल का वेक्टर योग 0 हो, यदि इनका वेक्टर योग 0 हो तो ये बिंदु इक्विलिब्रियम में रहेगा, संतुलन में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। यदि सिग्मा F यानी इन सारे बलों का जोड़, यानी इसको कहते हैं F नेट, और ये 0 हो तो बिंदु स्थिर रहेगा, यानी साम्यावस्था में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। अगर ये बल 3 ही हो तो ये बलों के त्रिभुज के नियम का भी पालन करेंगे। अर्थात अगर इनसे त्रिभुज बनाएं तो F1, F2 और F3 ये एक त्रिभुज की भी रचना करेंगे। इसे कहते हैं बलों के त्रिभुज का नियम। तो इस तरह से संगामी बल जब भी उनका वेक्टर योग 0 होगा या वो एक त्रिभुज के बलों के नियम का पालन करेंगे तो वह बिंदु संतुलन में रहेगा। अगर यह बिंदु संतुलन में रहे तो इन बलों का और इनके सामने बनने वाले कोणों का भी एक संबंध है, जिसे हम लामीस थ्योरम कहते हैं। लामी का प्रमेय। 3 बल हैं हमारे पास, एक बल ये है, एक बल ये है और एक बल ये है। एक बल है F1 जो इस दिशा में काम करता है, दूसरा बल है F2 जो इस दिशा में काम करता है, तीसरा बल है F3 जो इस दिशा में काम करता है। इस F1 बल के सामने शेष 2 बलों के बीच जो कोण बनता है इसको हमने अल्फा माना। F2 के सामने शेष 2 बलों के बीच जो कोण बनता है उसको बीटा, और इसी तरह F3 के सामने शेष 2 बलों के बीच जो कोण बनता है उसको गामा माना। तो लामीस प्रमेय के हिसाब से
लामी के प्रमेय से F1 उसके सामने का कोण साइन अल्फा बराबर F2 साइन बीटा बराबर F3 साइन गामा। इसका मतलब हुआ कि बल अपने सामने के कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात बल सामने के शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन कब? जबकि वह बिंदु संतुलन में हो, अर्थात बल सभी बलों का जो परिणामी हो वो 0 हो, अर्थात वह बिंदु संतुलन में हो। यदि बिंदु संतुलन में हो अर्थात परिणामी बल बराबर 0, तो उसके लिए लामी का प्रमेय भी लागू होता है। इसी तरह से कभी कभी लिफ्ट ऊपर जा रही, नीचे जा रही है, समान वेग से जा रही है, कभी त्वरण से जा रही है, तो उसमें उसकी गति के कारण वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिफ्ट की गति लिफ्ट की गति लिफ्ट मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ रखा है। ये लिफ्ट है, हम लोग लिफ्ट की गति पढ़ रहे हैं। अब ये लिफ्ट है, इसके ऊपर ये कोई सामान रखा है, कोई वस्तु है। अगर आप ध्यान से यहां देखें तो इस समय लिफ्ट स्थिर है, ये लिफ्ट स्थिर है। जब लिफ्ट स्थिर है तो इसका भार नीचे को काम करेगा mg, और इसका जो प्रतिक्रिया बल है इसके ऊपर जो काम करेगा, इस वस्तु के ऊपर, इसका भार तो काम करता है इसके ऊपर, इसका प्रतिक्रिया बल काम करेगा ऊपर की ओर r। वस्तु स्थिर है, ना तो वस्तु ऊपर जा रही है ना वस्तु नीचे आ रही है, इसलिए वस्तु पर परिणामी बल 0। किसी भी वस्तु पर पड़ने वाली बल 0 है तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी। चूंकि यहाँ पर वस्तु स्थिर है इसलिए इसके ऊपर परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो जब इसके ऊपर परिणामी बल 0 है
इसका मतलब ये जो ऊपर को लगने वाला बल और नीचे को लगने वाला बल, इन दोनों का परिणामी इस पूरे निकाय पर ध्यान रखेंगे, इस पूरे निकाय पर, पूरे लिफ्ट पर। यहाँ पर दो अलग अलग है, एक तो ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म है और दूसरा एक वस्तु है। इनको अगर अलग अलग हम लेंगे तो अलग अलग लेने में इनके ऊपर एक बल कार्य करता है। इसके ऊपर एक बल काम करता है और इसके ऊपर भी एक बल काम करता है। ये जो हमारी लिफ्ट है इसके ऊपर इसका बल नीचे को काम करता है, भार इसका, और ये जो लिफ्ट का ये जो प्लेटफॉर्म हमारी ये इसके ऊपर है, बल ऊपर को काम करता है। लेकिन यदि इनको हम एक निकाय मान कर चलते हैं, यानी यहाँ पर लिफ्ट एक निकाय है जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिसके ऊपर वस्तु भी है और वो लिफ्ट का प्लेटफॉर्म भी है, तो इसके ऊपर दो बल काम कर रहे हैं और इसलिए वस्तु पर परिणामी बल 0 अर्थात R माइनस mg बराबर 0 या R बराबर mg। यानी जो प्रतिक्रिया बल है वो बराबर है वस्तु के भार के। प्रतिक्रिया बल को हम आभासी भार भी कहते हैं। जो प्रतिक्रिया बल लगता है R, प्रतिक्रिया बल को आभासी भार भी कहते हैं। जो भार हमको महसूस होता है आभासी भार कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर खड़े होते हैं तो हम उसको दबाते हैं और वो हमको प्रतिक्रिया बल हमारे ऊपर लगाती है उतना ही जितना हम दबाते हैं, जितना हमारा भार होता है, और तब हम अपने भार का अनुभव करते हैं। तो हमारा जो भार का हम अनुभव करते हैं वो वस्तु के द्वारा लगने वाले प्रतिक्रिया बल के बराबर रहता है। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल है वही आभासी भार है जो हमको मालूम होता है, हमको पता चलता है। तो यहाँ पर इस वस्तु का जो भार है वो उसके प्रतिक्रिया बल के बराबर है, इसलिए आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर है। आभासी भार और वास्तविक भार दोनों आपस में बराबर हैं। ये वो तब जब लिफ्ट स्थिर है। लिफ्ट ए त्वरण से लिफ्ट स्थिर वेग से ऊपर जा रही है। अब यहां पर लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर, लिफ्ट ऊपर को जा रही है। ऊपर जाए या नीचे जाए लेकिन उसका वेग स्थिर है। यह है R और नीचे काम करता है mg। लिफ्ट स्थिर वेग से ऊपर जा रही है। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर का बल ज़्यादा होना चाहिए, नीचे का बल कम होना चाहिए। इसलिए R माइनस mg ये बराबर होगा, स्थिर वेग से जा रही है, वेग स्थिर है, वेग स्थिर है, इसलिए त्वरण इसका शून्य है। इसलिए R माइनस mg बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर 0। द्रव्यमान तो है लेकिन त्वरण नहीं है क्योंकि स्थिर वेग से जा रही है, और इसलिए R बराबर mg। यानी यहाँ भी आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होगा। यानी वस्तु का जो भार है उतना ही रहेगा, उसके भार में कोई भी परिवर्तन या किसी भी प्रकार का अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। अब इसी तरह चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही होगी, अगर स्थिर वेग से नीचे भी जा रही है तो वहाँ भी त्वरण 0 रहेगा। इसलिए वहाँ भी प्रतिक्रिया बल अर्थात आभासी भार और वास्तविक भार दोनों आपस में बराबर होंगे। राइट। लिफ्ट
लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है। अब यहां पर ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो स्थिति ये है हमारी लिफ्ट की। ये लिफ्ट है, लिफ्ट पर ये वस्तु है, उसका ये नीचे mg है और ऊपर की ओर ये प्रतिक्रिया बल r है। ये निकाय पूरा लिफ्ट का जो निकाय है, इस पर ऊपर की ओर गति हो रही है और त्वरण से हो रही है। इसका मतलब इसके ऊपर की ओर परिणामी बल कार्य कर रहा है। वस्तु जब त्वरण से काम करती है, त्वरण से गति करती है, तो जिस तरफ उसका त्वरण है उस दिशा में परिणामी बल अवश्य कार्य कर रहा होता है। तो परिणामी बल, इसका मतलब इस पर है क्योंकि ये ऊपर जा रही है और त्वरण से जा रही है। अब इसके ऊपर दो बल हैं, एक है r, एक है mg। इन्हीं दोनों बलों में ये बल ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तभी तो परिणामी बल ऊपर काम कर रहा होगा। और इसीलिए गति के समीकरण से, अब इसकी गति का समीकरण देखिए, ऊपर जा रही है इसलिए r का मान ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर की ओर बल ज़्यादा रहेगा तभी ऊपर जाएगी। नीचे की ओर का बल कम है, लेकिन त्वरण है ऊपर की ओर, बल ये ज़्यादा है और ऊपर की ओर त्वरण होता है द्रव्यमान गुणन त्वरण बराबर बल। तो जो परिणामी बल है इसके ऊपर वो बराबर है m में। जो गति का दूसरा नियम है उसके हिसाब से परिणामी बल बराबर m में। तो इसके ऊपर परिणामी बल, इस निकाय के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, जो लिफ्ट का निकाय है उसके ऊपर परिणामी बल है r माइनस mg, राइट। तो r माइनस mg बराबर m में, या r इक्वल टू ma प्लस mg। यहां पर आप ध्यान से देखें, जितना उसका पहले भार था अब उतना नहीं रहा, इतना बढ़ गया। इसलिए अब वस्तु के भार में वृद्धि हो गई, वस्तु के भार में इतनी वृद्धि हो गई, यही है आभासी भार। इसलिए वस्तु का आभासी भार, जो वस्तु को पता चलेगा कितना भार है, मान लीजिए उसकी जगह आप होते तो आपका भार बढ़ जाता, आपको लगता कि हमारा भार बढ़ गया है। तो वस्तु का आभासी भार r ये बराबर हो गया जितना पहले था, यानी mg, उसमें ma बढ़ गया, कुल इतना हो गया। भार में ma की वृद्धि हो गई। भार में ma की वृद्धि हो गई और इसीलिए r बराबर हुआ mg प्लस a, अर्थात त्वरण भी बढ़ गया। अब त्वरण जो पहले a था, जिस त्वरण से ये ऊपर को जा रही थी वस्तु, अब वो बढ़ करके g प्लस a हो गया। जब वस्तु किसी त्वरण से ऊपर जाती है तो उसके त्वरण में भी वृद्धि हो जाती है और उसका आभासी भार बढ़ जाता है। चौथा, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही है, अगर वो नीचे जा रही है तो स्पष्ट है कि इसका r कम है और mg अधिक है। अब ये नीचे को जा रही है, ये त्वरण इसका नीचे की ओर है। त्वरण जब नीचे की ओर है तो इसका परिणामी बल भी नीचे को ही होगा, क्योंकि परिणामी बल की दिशा में ही त्वरण होता है। तो mg माइनस r, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तभी ये नीचे जा रही है। और इसलिए गति का समीकरण
गति का समीकरण हुआ mg माइनस आर बराबर वस्तु का द्रव्यमान है m इंटू ए, और इसीलिए R इक्वल टू mg माइनस ma, यानी वस्तु के का आभासी भार घट गया, वस्तु के भार में कमी हो गई, वस्तु के भार में कमी हो गई, आभासी भार, और इसलिए आभासी भार ये बराबर हो गया mg, इसमें से m में घट गया। ये हुआ जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही, तो लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट बिना त्वरण के जा रही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो लिफ्ट स्थिर है और लिफ्ट ए त्वरण बिना त्वरण के जा रही है, दोनों की स्थितियां एक जैसी हैं, उनके भारों में कोई भी अंतर नहीं आता। लेकिन अगर त्वरण से ऊपर जा रही है तो परिणामी बल ऊपर काम करेगा, त्वरण से नीचे जा रही है तो परिणामी बल नीचे को काम करेगा। अब एक स्थिति और है, अगर लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, स्वतंत्र रूप से, वो लिफ्ट ही नहीं कोई भी वस्तु जिस पर कोई सामान रखा हो वो नीचे को गिर रही है, स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो यहाँ पर लिफ्ट की रस्सी टूट गई, वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है। यदि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, अगर वो नीचे गिर रही है तो हम जानते हैं कि उसका त्वरण कितना होगा। जब भी कोई वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरेगी तो उसी का त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण। और इसलिए जो हमारा लिफ्ट है, प्रतिक्रिया बल R ऊपर को है, भार उसका नीचे को है, इसलिए वस्तु पर परिणामी बल तो नीचे को ही लगेगा। लेकिन अब जो त्वरण है वो A नहीं है बल्कि G है, इसलिए गति का समीकरण से mg नीचे को है, R ऊपर को है, इसलिए mg माइनस R ये बराबर हो जाएगा m इंटू त्वरण। अब त्वरण g है और इसलिए R इक्वल टू mg माइनस mg, यानी 0। इसका ये मतलब हुआ कि जो वस्तु लिफ्ट पर थी इस प्लेटफॉर्म पर, उसका आभासी भार 0 हो गया। आभासी भार 0 हो जाने का मतलब यह है कि अब इसके ऊपर कोई भी परिणामी बल काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी भार काम नहीं कर रहा है, अब वो 0 भार पर है, वो भारहीन हो गई, वस्तु भारहीन हो गई। भारहीनता की स्थिति पृथ्वी पर प्राप्त करना तो मुश्किल है, लेकिन वो किसी भी चीज़ पर, वो जैसे जहाज अगर ऊपर से गिर रहा हो, स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से गिर रहा हो, या लिफ्ट लेकर कोई व्यक्ति कूदे और लिफ्ट न खुले तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा और उस समय वो भारहीन होगा। यानी अगर लिफ्ट में उसके भार को नापने की मशीन लगी हो तो 0 बताएगी, क्योंकि लिफ्ट का भी वही त्वरण होगा और गिरने वाले आदमी का भी वही त्वरण होगा। इस तरह से जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से किसी प्लेटफॉर्म पर है और प्लेटफॉर्म गिर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर वस्तु रखी, तो उस वस्तु का भार 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जो आभासी भार होता है वो 0 है। इसलिए वस्तु भारहीन होगी, उसको भारहीनता का अनुभव होगा।
इस तरह से हम लोग ये जो गति के नियम है, इस गति के नियम में मुख्य रूप से हम बल, त्वरण, द्रव्यमान, इन्हीं के संबंधों का ज़्यादातर अध्ययन करते हैं। और जो 3 चैप्टर से जुड़े हुए हैं सब में इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, एक वस्तु का वेग, वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड तीन सेकंड में हो जाता है। वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम हो तो वस्तु पर कितना बल कार्य करता है? अब यहां पर उसके वेग का परिवर्तन दिया है, उसका द्रव्यमान दिया है, समय दिया है और उस पर कार्य करने वाला बल निकालना है। अब इसका तरीका एक तो ये है कि हम इसका त्वरण की गणना कर लें, और द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर बल। अब एक दूसरा तरीका भी है कि हम जानते हैं F डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा P, यानी F डेल्टा T T2 माइनस T1 डेल्टा P MV माइनस MU। F T2 माइनस T1 का 3 सेकंड दिया है, इसको तो डेल्टा टी रख दे, 3 सेकंड तो इकट्ठा दिया है, डेल्टा टी हमने रखा 3 सेकंड। यम का मान दिया है 2 किलोग्राम, वी का मान दिया है 12 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड। और इसलिए कितना बल लगा? F इक्वल टू 2 इंटू 10 अपान 3, 20 बटा 3, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20 इज इक्वल टू 6.7 न्यूटन। ये उस वस्तु के ऊपर कार्य करने वाला बल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है।